आप नए हैं तो मेरे अखिल तो अमृतसर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो, ताकि जब भी मैं यूट्यूब चैनल पर शैक्षणिक वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपको जो इंग्लिश में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करना है और घंटी बजाकर ऑल करना है, ताकि आपको मालूमात मिलती रहेंगी। हम देखेंगे ब्रिज कोर्स हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं। इस पहले वीडियो में हमने देखे 1 से 7 तक ब्रिज कोर्स देखे। 8वें दिन पहली टेस्ट होंगी और उसके बाद में हम देख रहे हैं 9 से 14 तक दिन ब्रिज कोर्स और उसके बाद में 15वें दिन दूसरी टेस्ट होगी। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स दिन 9वां क्षेत्रा भाषा अभ्यास मुहावरे कहावतें सब भाषाई सौंदर्य वाले वाक्यों तथा अन्य भाषाओं के उद्धरणों का प्रयोग करने हेतु संकलन, चर्चा और लेखन। मुहावरे कहावतें प्रयोग चयन। मुहावरे कहावतें का हमने चर्चा लेखन करना है। आओ पता करें कक्षा 8वीं सुगम भारतीय हिंदी में कौन कौन से मुहावरे और कहावतें प्रयोग हुए उनकी सूची बनाइए। छात्र छात्राओं ने जो भी सुगम भारतीय हिंदी के लिस्ट यादी तैयार करो, मुहावरे की यादी और कहावतें की, और उसके जुमलों में इस्तेमाल भी करो। आओ सक्षम बने। अध्यापक मुहावरों के अर्थ चित्र की जोड़ियाँ बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। पहला है नाक काटना होना चाहिए, यहाँ पे कमर कसना, 9 2 11 होना, 4 भैंस के आगे बीन बजाना, 5 हाथ पाँव फूलना, 6 हवा से बातें करना। पहली तस्वीर उसका जवाब है 3, इसका मतलब है वो दौड़ रहा है, इसका मतलब 9 2 11 होना। दूसरी तस्वीर है 5 नंबर, उसका हाथ पाँव फूलना वो, और नंबर तीसरी है हाथ में लकड़ी, गांधी जी जा रहे हैं। 2 उसका कमर कसना यानी तैयार होना, और इसमें है नाक और लड़का है तो नाक काटना। और उसके बाद 6 साइकिल लेके चल रहा है लड़का, उसको 6 नंबर है हवा से बातें करना। आखिरी में जो तस्वीर है बीन, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका ये जवाब है। इस तरह हमने जोड़ियाँ देखे। और मुहावरे पूर्ण कीजिए। 1 ये रिक्त स्थान है, अंगूर खट्टे करना। 2 एड़ी चोटी का जोर लगाना। 3 मिला उठना। और 4 आंखें फोड़ना, बाएं हाथ का खेल, ऊँट के मुंह में जीरा। इस तरह हमने मुहावरे की रिक्त स्थान पूरी की है। और सृजन करें। 5 कहावतें उदाहरण सहित लिखिए। पहली कहावत है अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इसका अर्थ है मतलब इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना। वाक्य में प्रयोग छुट्टियाँ थी और मैं शहर से कहीं दूर जाना चाहता था, तभी पिताजी ने कहा जाओ कुछ दिन गांव में रह जाओ। मैंने सोचा अंधा क्या चाहे 2 आंखें। इसके बाद में हम दूसरा देख रहे कहावतें। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थ बिल्कुल अनपढ़। प्रयोग नौकर अखबार देखने लगा तो सेठ जी ने कहा तू क्या पढ़ेगा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उसके बाद में तीसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है स्वयं का दोष दूसरे पर डालना। प्रयोग तुम्हें ठीक से लिखना तो आता नहीं और दोष कलम को दे रहे हो, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद में है अंधों में काना राजा। इसका मतलब है मूर्खों में अल्पबुद्धि आदमी भी विद्वान समझा जाता है। इस्तेमाल प्रयोग अनपढ़ गांव में वह ओझा ही मरीजों को झाड़ फूंक कर भला चंगा करने वाला डॉक्टर माना जाता है, इसी कहते हैं अंधों में काना राजा। उसके बाद में आखिरी है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसका मतलब है उसका अर्थ है कहना कुछ और करना कुछ है। वाक्य में प्रयोग है रामलाल जी बातें तो धर्म नीति की करते हैं पर रिश्वत लेने का मौका नहीं चूकते, इसी को कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और छात्र छात्राओं ने पूरक साहित्य स्रोत से कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। ब्रिज कोर्स दिन 10 क्षेत्र भाषा अभ्यास। भाषा व्याकरण विभिन्न घटकों की पहचान करते हुए उनके उपयोग करता है। व्याकरण के विभिन्न घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग करता है। हम देख रहे हैं व्याकरण। वाक्य की परिभाषाएं उदाहरण देखते हैं। वाक्य के प्रकार 3 है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य उसे कहते हैं जो ये दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, इसलिए इन्हें दोनों वाक्य सरल वाक्य है। ये जो वाक्य है सरल वाक्य, साधारण वाक्य यानी कौन सा कुछ बाजे खूब विचित्र होते हैं, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। उसके बाद में मिश्र वाक्य यानी
एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहता है। जैसा मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं, ये पहला वाक्य है। ये वाक्य जो परोपकारी होते हैं उस पर डिपेंड है, इसलिए मिश्र वाक्य है। यह वाक्य एक मुख्य और एक या अधिक गौण वाक्य से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में है मिश्र संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये दोनों वाक्य स्वतंत्र रहते हैं। तुम अंदर हो, परंतु तुम अंदर हो एक स्वतंत्र वाक्य है। उस मनुष्य को केवल कष्ट दिखी हो, ये दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य आज़ाद है, इसलिए ये दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने में को काम करते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके आगे हम देखेंगे आओ सक्षम बने। अर्थ की दृष्टि से एक विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेश सूचक। इस तरह हम देखेंगे कि परिभाषा एक विधानार्थक वाक्य यानी जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए, जैसा जिसमें नहीं मत शब्द न हो। जैसे इसमें उदाहरण दिए, दोपहर का वक्त आया, ये विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद में निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिस वाक्य से किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसा वाक्य में न, नहीं, ये मत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। उसके बाद में प्रश्नार्थक चिन्ह। प्रश्न यानी सवाली निशान। जिस वाक्य में द्वारा कोई प्रश्न किया जाए, सवाल किया जाए, उसे प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं। जिस तरह पर हिंग लेकर करूँगी क्या, ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिस वाक्य में किसी को आज्ञा की अनुमति दी जाए, मतलब हुक्म दिया जाए, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या पूछना है पूछो। उसके बाद में 5 विस्मयादिबोधक काव्य। विस्मयादिबोधक काव्य जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव हो, जैसा हर्ष, खुशी, शोक, गम, ये भाव का उसमें भाव का आदि का समावेश हो, इसको विस्मयादिबोधक काव्य कहते हैं। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया हुआ है। पहले वाक्य, वाह क्या सुंदर मूर्ति है। उसके बाद में संदेश सूचक। संदेश सूचक वाक्य जिस वाक्य में कुछ संभावना व्यक्त होती है, संदेश व्यक्त होता है, उसे संदेश सूचक काव्य कहते हैं। जिस तरह वे घर पहुंच गए होंगे, ये संदेश सूचक वाक्य है। इस प्रकार हमने व्याकरण के अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद लिखकर एक उदाहरण भी देखे हैं। इस प्रकार सरल संयुक्त मिश्र वाक्य के उदाहरण भी हमने ऊपर देखे हैं। इस तरह वाक्य के प्रकार और अर्थ के अनुसार वाक्य के 6 प्रकार उदाहरण के परिभाषा के उदाहरण के सहित हमने देखे। इसके आप उदाहरण छात्र छात्राओं ने लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। और 8वीं कक्षा की सुगम भारती पाठ्य पुस्तक पढ़ना है छात्र छात्राओं को। ने ब्रिज कोर्स दिन 11 क्षेत्र लेखन भाषा व्याकरण के विभिन्न घटकों की पहचान करते हुए उनके उपयोग करता है। व्याकरण के विभिन्न घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग करता है। अब जिस तरह अध्यापक छात्रों को काल की परिभाषा उदाहरण सहित समझाता है। काल हमें देखना है व्याकरण क्रिया के जिस रूप से कार्य करना या होने के समय ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। जो क्रिया के रूप से जो कार्य करने होने का वक्त होता है, उसे ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के रूप, उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसकी पहचान हो। जैसे मैं बाजार से सामान ला चुका हूँ, ये वाक्य मैं करता है, खाना क्रिया है, यूँ चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया है कि ये क्रिया भूतकाल में कार्यान्वित है कि जा चुकी है। इसमें अर्थ है जैसा क्रिया बताए हुए लिखना, सामान्य वर्तमान काल में जैसा लिखती है, अपूर्ण वर्तमान काल में लिख रहा है, पूर्ण वर्तमान काल में लिखा है, सामान्य भूतकाल में लिखा, अपूर्ण भूतकाल में लिख रहा था, पूर्ण भूतकाल में लिखा था और सामान्य भविष्यकाल में लिखेगा। इस प्रकार हमने ये तालिका देखे। आगे देखेंगे, आओ अभ्यास करें। काल पहचानिए, वो स्कूल से घर जा चुका था, ये वाक्य पूर्ण भूतकाल है।
मोहिनी खाना बनाती होगी, सामान्य भविष्य काल है। सीता स्कूल जाती है, सामान्य वर्तमान काल है। बच्चे सिनेमा घर जा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया, सामान्य भूतकाल है। स्वाति खेल रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। और उसके बाद में आओ सृजन करें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक उदाहरण लिखिए। वर्तमान काल बारिश गिरी है, भूतकाल बारिश गिरी थी और भविष्य काल बारिश गिरेंगी। इस प्रकार हमने तीनों काल के उदाहरण देखे हैं। आओ पूरक साहित्य सूत्र कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारती का पाठ्य पुस्तक सभी छात्र छात्राओं ने पूरा पढ़ना है। ब्रिज कोर्स का दिन 12 क्षेत्र श्रवण, गद्य पद्य विधाओं का रस ग्रहण करते हुए सर्वधर्म समभाव के महत्व को समझना, चर्चा करना और विचार व्यक्त करना। हमारा धर्म देश सर्वधर्म समभाव है, वो हमको समझना है, उसकी चर्चा करना है, हमको भेदभाव नहीं करना है। आओ पता करें। अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित परिच्छेद का मौन वाचक करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का। शबरी ने, पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधना के तीर्थरूप है आश्रम। प्रातःकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी चाट रहा था, सींच रहा था जल, कोई दुही जा चुकी थी गाय, सब रंभा रही थी कोई। कविता का भावार्थ देखेंगे। शाला और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का। शबरी ने, कवि कहते हैं राम भक्त शबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम है। वे ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। पंपासर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधना के तीर्थ रूप है आश्रम। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान है। शबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए शाल और सागौन के वनों को पार करके जब पंपासर पहुंची, उस समय सूर्योदय ही हुआ था। प्राप्त हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान में व्यस्त थे, मग्न थे, तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न में थे। छोटे छोटे बच्चे यज्ञ आदि के लिए लकड़ियाँ एकत्र कर रहे थे, जमा कर रहे थे। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल, कोई दुही जा चुकी थी गाय, सब रैम रही थी कोई। अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि कोई ऋषि पुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा था, कोई उन्हें जल सींच रहा था, सभी गायों का दूध दुहा जा चुका था, कोई गाय रैम रही थी। आश्रम का बड़ा आंगन गीला हो रहा था। इस प्रकार हमने इस कविता का कड़ी का भावार्थ देखे हैं। आओ छात्रों को ऊपर दी गई कविता का पंक्तियों का अर्थ थोड़े ही में बताने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। हमारा ऊपर कड़ी का अर्थ देखा है, तुम मिलाने वाले शब्दों को सहायता से कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आओ अध्ययन का अभ्यास करेंगे, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उत्तर लिखो। पद्य में प्रयुक्त वृक्ष एक है शाल, दूसरा है सागौन। उसके बाद में एक एक शब्द में उत्तर लिखो। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है उसका नाम है शबरी। और सृजन करे। वृक्ष महान दाता है। वृक्ष के बारे में कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें लिखी हुए, गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनो। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जलाने के लिए ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है। वृक्ष में बहुत सारी औषधियाँ वनस्पति होती है जिससे रोगियों की जान बच जाती है। जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ बारिश बहुत गिरती है। प्राणी और पंछी का वृक्ष साया है। वृक्ष सबके लिए बहुत फायदेमंद है। ये वृक्ष हमारा दाता है। ये हमने वृक्ष के बारे में 5 लाइन लिखी है। आप भी मेरा प्रिय प्यारा वृक्ष, मेरा प्रिय वृक्ष के बारे में मजमून लिख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप छात्र छात्राओं ने मेरा प्रिय वृक्ष ये निबंध लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है।
पूरक साहित्य सोच तो नरेश मेहता की कविता पंपासार का पठन कीजिए। पंपासार कविता पठन करना है, याद करना है और उसको अर्थ समझना है। और दीक्षा ऐप में ज़रूर देखिएगा, आपको डिटेल मालूमात मिल जाएंगी। ब्रिज कोर्स का दिन 13 क्षेत्रवाचन अपेक्षित कौशल। छात्र कहानी सुनने सुनाने में रुचि लेंगे, पढ़ी हुई कहानी पर चर्चा करेंगे, सहमति असहमति प्रकट करेंगे। कहानी के बारे में देख रहे हैं हम। आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित के उदाहरणों की सहायता से छात्रों की रुचि को बढ़ाएंगे। हमने जो कहानी किस तरह लिखना है, कहानी भूतकाल में होना चाहिए, चर्चा करेंगे। और सुनाने में रुचि लेना है और कहानी अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको समझना है, चर्चा करना है। जैसा आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित के उदाहरणों की सहायता से छात्रों की रुचि बढ़ाएंगे। अब इसमें मैं पढ़ता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियाँ चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती है वहाँ आ पहुँची। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वो मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि क्या मनुष्य तो तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं, वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्यों को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। क्यारियाँ यानी खेतों में मड़ों में जो गिरेस्तान है उनके पौधे उगाए जाते हैं, उसे क्यारिया कहते हैं। मंडराना यानी घूमना। बरा यानी ततैया नाम का एक उड़ने वाला कीड़ा। चलो ये परिचित के आधार पर स्वाध्याय कृति पूरी करेंगे। विशेषताएं लिखो। बर की विशेषताएं। बर मनुष्यों को कष्ट देती है। बर उन्हें डंक मारती है। उसके बाद मधुमक्खी मनुष्य के काम आती है एक, और उसके बाद और उन्हें मीठा शहद देती है। ये बर के बारे में और मधुमक्खी के बारे में मालूमात देखे हैं। हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे। अध्ययन। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित अवयव के भेद पहचान कर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। और वह धीरे धीरे लेकिन तरफ और तेज, परंतु ये 8 के भेद और उसके वाक्य बनाना है। जिस तरह हमने देखे अव्यय एक है और ये संबंध बोधक अव्यय, उसका जुमला बनाना है। बच्चा स्कूल की ओर बढ़ रहा है, ये वाक्य हुआ। उसके बाद वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। 3 धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण अव्यय। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया, लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अम्मार ने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो सका। तरफ संबंध बोधक अव्यय। शेर जंगल की तरफ भाग गया। अरे रे विस्मयादि बोधक, अरे रे ये क्या कर रहे हो। तेज क्रिया विशेषण अव्यय। पुलिस चोर को पकड़ने तेज दौड़ी। और उसके बाद में परंतु समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए बहुत अभ्यास किया था, परंतु पैर में चोट लग जाने के कारण मैं भाग नहीं ले सका। इस प्रकार हमने वाक्य के प्रकार के भेद पहचाने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग किया है। इस तरह YouTube चैनल पर वाक्य के प्रकार है, वो भी मैं इसमें साथ वीडियो डालता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख लिखो। ऊपर जो हमने लघु का पता पढ़ी है, उसका जो सीख है, व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं
बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। ये हमने ऊपर जो कहानी पढ़ी उसका सीख है। पूरक साहित्य स्रोत श्री कृष्ण की कहानी परोपकार का पठन कीजिए और उसका दीक्षा आप देखिए। श्री कृष्ण की परोपकार एक अच्छी तरह से कहानी पढ़ना है और याद करना है। दीक्षा आपका भी सहारा लेना है। ब्रिज कोर्स दिन 14वां, ये दूसरी टेस्ट का आखिरी दिन, 15वें दिन टेस्ट होगी। क्षेत्र वाचन, किसी कविता कहानी के उद्देश्य का आकलन करना और उसके मुद्दों को समझना। कविता कहानी का उद्देश्य उसको समझना, उसका आकलन करना और मुद्दों को भी समझना है। आओ पता करें। अध्यापक प्रकर वाचन से छात्रों को रुचि को बढ़ाएंगे। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूं, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूं। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत थे, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। आप ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूप मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने में से रंग रूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सिलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। प्रकार छात्र छात्राओं ने ये ऑडियो पढ़कर उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑडियो डालना है। और संजाल सक्षम बने। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। जिस तरह पाठ में आए देश चीन है, जावा है, जापान है, सुमात्रा है। उसके बाद में हम देख रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों काल के भेद लिखो। जिस तरह बच्चे अब घर आ रहे होंगे, अपूर्ण भविष्यकाल। हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। भारत के अंदर विराट आंदोलन चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। उदय शंकर ने अपनी नूर्तशाला यही बनाई थी, पूर्ण भूतकाल। इस तरह हमने वाक्य के भेद पहचाने हैं। उसके आगे हम देखेंगे। मैं आओ सृजन करें मेरा प्रिय नेता, इस विषय पर 5 वाक्य लिखो। आप भी मजमून लिख सकते हैं। निबंध किस तरह लिखना है मैं यूट्यूब चैनल पर आपको इसके साथ वीडियो डालूंगा और आपको अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। देखो 5 वाक्य। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष जी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण की और कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस का भारत आज़ाद करने में बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो है कोड, इस पे आप दीक्षा आप अच्छी तरह से देखिएगा और पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। दीक्षा आपसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद में आखिरी 9 से 14 दिन तक हमने देखने के बाद में दूसरी टेस्ट होंगी 15वें दिन ब्रिज कोर्स हेतु अभ्यास कसौटी की। निम्नलिखित परिचित को पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। ये की हुआ है, हमने देखे है। इस तरह इसमें पाठ में आए हुए देश के नाम लिखना है। इसमें देश के नाम की लिस्ट दी हुई नीचे, उसमें उनके नाम लिखो। परिचित में निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द उलट अल्फाज लिखना है। असफलता प्राचीन और देश में एकात्मता जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। देश से एकता के बारे में लिखना है, उसको 2 मार्क है। मुहावरा पूर्ण कीजिए। अपने ये सिलेबस में देखे है। खट्टे करना, ऊँट के मुंह में, ये सब आप लिखना है। रचना के दृश्य से वाक्य भेद पहचानिए। अजय क्रिकेट खेल रहा था, सुजय तेज दौड़ा और शत जीत गया। ये सब 10 मार्क्स की ब्रिज कोर्स टेस्ट है। हिंदी संयुक्ति की 15वें दिन होने जा रही है। इसकी पढ़ाई करके अच्छी तरह से आप लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल करें, आपको मिल सकते हैं। जो भी हमने सिलेबस देखा है अभी तक 9 से 14 तक, उसमें ये सब हमने पढ़े हैं।
और ये टेस्ट छुड़ा कर आप ज़्यादा मार्क लिए जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेकर आप पढ़ाई करके ले सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।